प्रतीक और पर्वत दोनों बचपन से ही दोस्त रहे। नौकरी व विवाह के बाद भी उनकी निकटता बनी रही। प्रांजल की पत्नी सीता को हिमालय की पत्नी रीता का साथ भी अच्छा लगता। दोनों मित्रों की पत्नियां जब तब बतियाती रहतीं। प्रतीक की दोनों बेटियां लिपि व शिल्पी अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुकी थी और बेटा गौरव अभी डॉक्टरी के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। लिपि की शादी में पर्वत अपने बेटे राज व बेटी सिला के साथ मुंबई यथासमय पहुंच गए थे। दोनों परिवार के बच्चे जब एक दूसरे के साथ रहे तो संबंध और भी पक्के हो गए। एक दिन अचानक प्रतीक को पर्वत से अत्यंत दुखद समाचार मिला। उसकी पत्नी रीता रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्रतीक और सीता के मुंबई पहुंचने से पहले ही रीता की मृत्यु हो गई। बचपन के मित्र के कष्ट को समझते हुए भी प्रतीक और सीता संवेदना के दो शब्द के अलावा कुछ भी समझा नहीं पाए। पर्वत दुखी व नितांत अकेले रह गए थे। उनकी बेटी सिला ससुराल में थी और राज की भी नौकरी दूसरे शहर में थी। लौटते हुए पर्वत से वे कहकर आए थे, जब भी मन करे हमारे पास आ जाया करना, मन कुछ बदल जाएगा। प्रतीक के बेटे गौरव के विवाह पर पर्वत मित्र के आग्रह पर कुछ पहले आए थे। लिपि और शिल्पी के विवाह में वह पत्नी रीता के साथ आए थे। वे दिन आंखों के सामने बार बार आ जाते। प्रतीक और सीता उनके दुख को समझ रहे थे उन्हें हर तरह से व्यस्त रखने का प्रयास करते ताकि मित्र अपनी पीड़ा को कुछ सीमा तक भुला सके। बाद में पर्वत का मन अपने अकेलेपन से बहुत उचाट होता तो वह प्रतीक के पास ही आ जाते। मुश्किल से 2 साल गुजरे होंगे कि प्रतीक भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और केवल 1 माह की बीमारी के बाद सीता अकेली रह गई। बेटियां और गौरव सीता को बारी बारी से अपने साथ ले भी गए, पर वह 3 से 4 महीने में घूम फिर कर दोबारा अपने घरौंदे में वापस आ गई। पति के साथ सुख दुख की यादों के बीच उसे घर में हर तरफ प्रतीक ही दिखाई पड़ते। कभी ऐसा आभास होता कि प्रतीक किचन में उसके पीछे आकर खड़े हैं और दूसरे ही क्षण उसे लगता जैसे प्रतीक उसे समझा रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ सीता, बल्कि तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। और सीता चौंक पड़ती। सीता का अपने बच्चों के पास मन नहीं लगा। जब पर्वत ने यह सुना तो हिम्मत करके कुछ दिन का अवकाश लेकर सीता के पास आए। उन्हें देखकर सीता बिफर पड़ी। प्रतीक की यादें जो ताजा हो गईं। जब रीता नहीं रही और पर्वत आते तो प्रतीक बार बार सीता से कहते, मैं चाहता हूँ जो चीजें नाश्ते भोजन में पर्वत को पसंद है वही बने। जब तक वह हमारे साथ है हम उसकी ही पसंद का खाना व नाश्ता करेंगे। सीता प्रतीक की बात इसलिए नहीं रखती कि पर्वत उसके पति के दोस्त हैं, बल्कि इसका दूसरा कारण भी था कि रीता की मृत्यु से पर्वत के प्रति उसे गहरी सहानुभूति हो गई थी। लेकिन अब सब कुछ परिवर्तित रूप में था। अब सीता किचन में घुसती ही नहीं। पर्वत ही जो कुछ बना सकते थे बना लेते, पर खाते दोनों साथ साथ। सीता ने काफी समय तक बातें भी न के बराबर की। पर्वत कहते तो वह तटस्थ सी सुनती, जवाब नपेतुले शब्दों में देती। पर्वत स्वयं चोट खाए हुए थे, इसलिए सीता की पीड़ा को समझते थे। वह उसे समझाने का प्रयास जरूर करते। जीवन मृत्यु में किसी का दखल नहीं चलता। इंसान खुद परिस्थितियों के अनुसार जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। घाव कुछ हल्का होने पर इंसान स्वयं अपने आसपास छोटी मोटी खुशियां खोजने का प्रयास करे। हमें इस तथ्य को अपना कर ही चलना होगा। सीता जी। सीता की आंखों से बस आंसू टपकते रहते। वह बोलती कुछ नहीं। पर्वत जाने लगे तो सीता से यह वादा जरूर लिया कि वह अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखेगी। मन ठीक नहीं है तो क्या तन को स्वस्थ रखना जरूरी है। समय के मरहम से सीता का घाव भरा तो पर्वत का जब तब आना उसे अच्छा लगने लगा। बातें भी करनी शुरू कर दी।
नाश्ता भोजन भी उनके पसंद का बनाने लगी। पर्वत को भी सीता के यहाँ आना अच्छा लगता। लिपि, शिल्पी व गाराव सीता से मिलने आए हुए थे। तभी पर्वत भी आ गए थे। बेटियां चाह रही थी कि माँ उनके साथ या भाई के साथ चले, लेकिन सीता तैयार नहीं हुई। उनका कहना था कि उन्हें अपने इसी घर में अच्छा लगता है। बच्चे माँ को समझ रहे थे, जहाँ उन्हें अच्छा लगे वहीं रहें। हाँ, उन्हें इस बात का अंदाजा जरूर लग गया था कि पर्वत अंकल के यहाँ रहने से माँ के मन को कुछ ठीक लगता है। अंकल बरसों से उनके पारिवारिक मित्र रहे हैं और काफी समय उन लोगों ने साथ साथ गुजारा भी है। लिपि और गौरव सोच रहे थे कि पर्वत अंकल जितना भी माँ के साथ रह लेते हैं, कम से कम उतने समय तो वे लोग माँ की तरफ से निश्चिंत से रहते हैं। वैसे बच्चे चाहते कि उनमें से कोई एक माँ के पास अवश्य रहे, लेकिन जब यह संभव नहीं था तो वे पर्वत अंकल पर ही निर्भर होने लगे और सागरा उनसे कहते भी, अंकल, हम माँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते, पर आपसे आग्रह करते हैं कि उनका हालचाल पूछते रहेंगे। हम लोग भी यथासंभव शीघ्र आने का प्रयास करते रहेंगे। एक दिन पर्वत ने हिम्मत करके कहा, सीता, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा कष्ट ऐसा है जिसका भागीदार कोई नहीं हो सकता, फिर भी हिम्मत कर के कह रहा हूँ। यदि आप अपने जीवन में किसी हैसियत से मुझे शामिल करना चाहो तो मैं आपकी शर्तों के साथ आपको स्वीकार करने को सहर्ष तैयार हूँ। इससे न केवल एक को बल्कि दोनों को सहारा और बल मिलेगा। थोड़ा विराम देकर पर्वत ने पुनः कहा, आपके हर निर्णय का मैं सम्मान करूंगा। आप इस बात से भी निश्चिंत रहिए कि हमारी दोस्ती के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी। सीता ने पलक उठाकर पर्वत की तरफ देखा। वह मन से यही चाहती थी। पर्वत की बात अपनी जगह सही है। अब वह भी खुद को प्रतीक के अभाव में अकेली और बेसहारा अनुभव करती है। वह कोई गलत अथवा अनुचित कदम उठाना नहीं चाहती। उसके समक्ष उसका परिवार है, बच्चे हैं और सबसे बड़ा समाज है। पर्वत की बात का कुछ जवाब दिए बिना वह किचन की तरफ बढ़ गई। पर्वत ने भी फिर कुछ कहा नहीं। पर्वत के बेटे राज व बेटी सिला को यह पता था कि जब से माँ मरी है, पिताजी बहुत दुखी, उदास व नितांत अकेले हैं। यह बात दोनों बच्चे अच्छी तरह जानते थे कि पापा को प्रतीक अंकल और सीता आंटी के यहाँ जाना हमेशा ही अच्छा लगता रहा, और आज जब आंटी नितांत अकेली व दुखी हो गई हैं, तब भी राज ने ही सिला से कहा, क्यों न हम सीता आंटी के मन का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। यदि उनके मन में पापा के लिए कोई जगह होगी तो हम उनसे जरूर कुछ कहना चाहेंगे। आंटी का साथ पाकर पापा के दिन भी अच्छे से गुजर सकेंगे। राज और सिला ने सीता के पास जाने का निश्चय किया। पर्वत सीता के यहाँ ही थे। अचानक राज को फोन से पता चला कि सीता आंटी को सीरियस बीमारी है। फिर तो दोनों बहन भाई तुरंत ही वहां के लिए निकल पड़े। लिपि, शिल्पी तथा गौरव का परिवार सब पहुंच चुके थे। दरअसल कई दिनों से सीता का मन ठीक नहीं था। उलझन और अनिश्चय से भरा अंतर्मन समुद्र मंथन सा मथ रहा था। कभी पर्वत की बात और अपनत्वपूर्ण व्यवहार उसे अपनी तरफ खींचता, तो कभी पति के साथ बिताए दिन यादों को झकझोर देते, तो कभी जीवन में आया अकेलापन भी अपना कोई साथी ढूंढता। सब तरफ से घिरे मन को सीता ने अच्छी तरह से टटोला, परखा तो यही लगा कि पति के अभाव में वह कुछ सीमा तक अकेली और दुखी जरूर है, पर उसे किसी और बात का अभाव नहीं है। दूसरी बात, वह हर कदम अपने बच्चों और परिवार को साथ लेकर ही चलना चाहेगी। सोचती हुई सीता ने अपने मन में निश्चय किया कि पर्वत जैसे अब तक प्रतीक के दोस्त रहे, बस वही दोस्ती का रिश्ता अब भी बना रहेगा। अपने फैसले से संतुष्ट सीता ने तय किया कि कल सुबह वह पर्वत को उनकी उस दिन कही बात के बारे में अपना फैसला जरूर सुना देगी। लेकिन मन में
तनाव के चलते रात को सीता का रक्तचाप काफी बढ़ जाने से उसे जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ गया। पर्वत ने फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 72 घंटे उसे आईसीयू में रखा था। 1 सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद ही सीता घर आ सकी। 15 दिनों तक मां के साथ रहने के बाद ऑफिस व बच्चों के स्कूल के चलते लिपि, शिल्पी और गौरव वापस जाने की तैयारी में लग गए थे। पर्वत के दोनों बच्चे राज व सिला तो 2 दिन बाद ही चले गए थे। गौरव ने मां को ले जाना चाहा, लेकिन सीता अभी इस स्थिति में नहीं थी कि सफर कर सके। बच्चे जानते थे कि मां की सेवा में पर्वत अंकल का अहम स्थान रहा। वह अभी भी सीता को अकेली छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। पर्वत का सीता के प्रति आत्मीय भाव व सहृदयता से की गई सेवा ने सिर्फ सीता के ही नहीं, बल्कि दोनों के बच्चों के अंतर्मन को गहराइयों से छू लिया था और अपनी मां व पिता के प्रति एक सुखद फैसला लेने को प्रेरित किया। जाने से पहले लिपि और गौरव ने राज और सिला से फोन पर लंबी बातचीत की। इसी के साथ उन्होंने अपने सोचे फैसले के प्रति मन को पक्का भी कर लिया। एक दिन सीता ने देखा कि अचानक उसके बच्चों के साथ पर्वत के भी दोनों बच्चे आए हैं। उसने सबसे बेहद अनुनय के साथ कहा, तुम सब ने तथा पर्वत अंकल ने मेरी बहुत सेवा की। शायद उनके यहाँ होने से ही मुझे दूसरा जीवन मिला है। यदि उस दिन पर्वत अंकल यहाँ न होते तो। लिपि ने मां के होठों पर हाथ रखकर आगे बोलने से रोक दिया। अचानक उसे याद आया, जब 11 दिसंबर को उसकी शादी में पर्वत अंकल सपरिवार आए थे तो पापा ने उनसे मुस्कुराकर कहा था, जानते हो पर्वत, मैंने लिपि की शादी के लिए यह दिन चुनकर क्यों रखा। यह बड़ा शुभ दिन है, हमारी सीता का जन्मदिन जो है। तो यह बात तुमने आज तक मुझसे छिपाकर क्यों रखी? और साथ में यह भी भूल गए कि 11 दिसंबर को मेरा भी जन्मदिन होता है। पर्वत अंकल के इतना कहने के बाद प्रतीक ने खुश होकर उनको बाहों में भर लिया था। फिर तो पर्वत अंकल और मां को बधाई देने वालों का घर में तांता सा लग गया था। लिपि ने कहा, मां, जब से मेरी शादी हुई है, मैं अपने विवाह की वर्षगांठ पर कभी आपके पास नहीं रही। इस बार मेरी दिली इच्छा है कि इस शुभ दिन का जश्न मैं और पीयूष आपके साथ मनाएं, और मैंने तो अपनी शादी की इस सालगिरह के लिए होटल भी बुक करा लिया है। कुछ खास मेहमानों के साथ पर्वत अंकल, राज भैया तथा सिला भी रहेगी। मां, उस दिन आपका भी तो जन्मदिन होता है। हम दोनों यह दिन सुंदरता से एक साथ मनाया करेंगे। सीता को बेटी की बात सुनकर अच्छा लगा। इसी बहाने घर में कुछ दिन तो रौनक रहेगी। उसे याद था कि इस दिन पर्वत का भी जन्मदिन होता है, लेकिन उसने लिपि से इसका कोई जिक्र नहीं किया। निश्चित दिन से एक दिन पहले ही ज्यादातर लोग आ गए, इसीलिए अगले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल का माहौल बना हुआ था। जहां लिपि और पीयूष को सब बधाई दे रहे थे, वहीं सीता और पर्वत भी अपने अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार कर रहे थे। संध्या समय घर के सभी लोग होटल पहुंच गए। होटल में आकर्षक सजावट की गई थी। एक तरफ शहनाई वादन की व्यवस्था की गई थी। विवाह की वर्षगांठ के मौके पर लिपि और पीयूष की जयमाला होने के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी मुस्कराती लिपि पर्वत के पास आकर आग्रह पूर्वक बोली, प्लीज अंकल, 1 मिनट के लिए उधर मंच पर चलिए। पर्वत भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ हो लिए। दूसरी तरफ सिला सीता को साथ लेकर मंच पर आई। लिपि और सिला ने आमने सामने खड़े सीता और पर्वत के हाथों में बड़ा सा फूलों का हार पकड़ाते हुए हंस कर कहा, जानते हैं अंकल और आंटी, आप इसका क्या करेंगे? हाँ, तुमको और पीयूष जी को शादी की वर्षगांठ की खुशी में पहनाना है। पर्वत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज मम्मी का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य में यह हार आप उनको पहनाएंगे। लिपि ने हंसकर कहा, और आंटी, आज मेरे पापा का भी जन्मदिन है। लिपि के कहने के तुरंत बाद सिला ने कहा, इस खुशी में आपको हार पापा को पहनाना है,
अपने अपने हाथों में हार पकड़े पर्वत और सीता आश्चर्य से भरकर बच्चों की तरफ देखने लगे। अपने लिए बच्चों की इस खूबसूरत कोशिश पर दोनों का दिल भर आया और उन्होंने बच्चों का मन रखने के लिए एक दूसरे को जयमाला पहनाकर रस्म अदा कर दी। लिपि और सिला ने तालियां बजाते हुए सबके सामने कहा, अब आप दोनों दोस्त से आगे एक दूसरे को स्वीकार करके एक दूसरे के होकर रहेंगे। हमारा यह प्रयास बस आप लोगों को अपनी स्थायी पीड़ा और अकेलेपन से कुछ सीमा तक निजात दिलाने के लिए किया गया है। बच्चों के साहस और प्रयास की सबने मुक्त कंठ से सराहना की। तालियों की गड़गड़ाहट से होटल का हाल गूंज उठा। पर्वत ने अनुग्रहित नजरों से बच्चों की तरफ देखा, जिन्होंने अत्यंत खूबसूरती से सबको साक्षी बना कर उनके मिलन को स्वीकार किया था।